हाँ भाई प्रतिमा, बाकी सारे कहाँ हैं? आपको आवाज आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। तो बच्चे हम कर रहे हैं लिटरेरी टर्म्स का सवाल जो कि नोवेल पे आएगा। ए 264 पृष्ठ संख्या है दीपक की बुक में। ए 264। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ए 264 पृष्ठ संख्या है दीपक की बुक में। नोवेल एंड इट्स फॉर्म्स, ये कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं। देखिए हमारे सिलेबस में लगा है नावल, और नावल कैसे लिखा जाता है, कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के साहित्यिक दृष्टि से नोवेल अथवा उपन्यास होते हैं, इन सब पे यहाँ प्रकाश डाला गया है इस पाठ में। तो कुछ एक सवाल यहाँ से आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल बनता है और इसमें आपको अच्छे अंक मिल जाते हैं। तो पहले तो हम निशान लगाएंगे बच्चों, नोवेल एंड इस फॉर्म में कौन कौन सी एंट्रीज हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले बच्चों हिस्टोरिकल नोवेल है, इस पे आप निशान लगाएं। दूसरा रियलिस्टिक नोवेल है, इस पे आप निशान लगाएं। तीसरा पिकरेस्क नोवेल है, इस पे आप निशान लगाएं। एपिस्टोलिक नोवेल पे भी निशान लगा लो, नॉलेज के लिए अच्छी चीज है। इसके बाद आप रोमांस पे निशान लगाएं, छठा जो टॉपिक हमारा बनता है। गौथिक नॉवल पे निशान लगाएं, सातवां है। साइंस फिक्शन पे आप निशान लगाएं, आठवां है। इसके बाद साइकोलॉजिकल नोवेल पे निशान लगाएं, 10वां है। रीजनल नोवेल पे निशान लगाएं, 14वां है। 13वें पे भी निशान लगा लो, डिटेक्टिव फिक्शन है। बिल्डिंग्स रोमन वैसे आप समझ लेना, बिल्डिंग्स रोमन पता जरूर आपको होना चाहिए जो कि आखिरी एंट्री है, 15वीं एंट्री है, इस पे वैसे चर्चा कर लेना। तो हम एक एक को लेते हैं और उस पर बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नोवेल, हिस्टोरिकल नोवेल है। अब हिस्टोरिकल नोवेल क्या होता है, एक बार की मैं इसे पढ़ता हूँ फिर इस पे थोड़ी सी बात करते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। द हिस्टोरिकल नोवेल इज सेट इन पीरियड अर्लियर देन दैट ऑफ द राइटिंग। द नोवेल इज बेस्ड ऑन सम historical event. That event is real, but the novelist introduces imaginary characters and accidents in the novel. One of the best examples of the historical novel is A Tale of Two Cities, written by Charles Dickens. This novel is based on the French Revolution. Thackeray's novel Vanity Fair is based on Napoleon Wars. In India, Khushwant Singh novel Train to Pakistan, and Bhishma Sahni's novel Tamas are based on India's partition. Indian writers like Salman Rushdie, Amitabh Ghosh, Rohinton Mistry, Pankaj Mishra, Mukul Keshan, and many more have become very successful and acknowledged writers of this type. इसमें बताया क्या गया है, देखिए। सबसे पहले आपने बताना है कि हिस्टोरिकल नोवेल क्या होते हैं, जो हिस्टोरिकल घटना से संबंधित होते हैं। मान लीजिए भारत की आज़ादी है, 1857 की क्रांति है,
ठीक है, या शहीद भगत सिंह और अन्य लोगों को फांसी दिया जाना है। इस प्रकार के जितने भी हिस्टोरिकल नॉवल हैं, या फ्रीडम ऑफ इंडिया है 1947 में भारत की स्वतंत्रता का होना है, इस तरह की जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं बच्चों, झांसी की रानी पे कोई नॉवल लिख दे, इस तरह के इतिहास से संबंधित, समझ रहे हो आप, इतिहास से संबंधित किसी घटना पर अगर नॉवल लिखा जाएगा तो वो हिस्टोरिकल नॉवल होगा। देखिए, एक बात तो ये है कि जो मेन घटना होती है जिस पे नॉवल होता है, या जो मेन पात्र होता है जिस पे नॉवल होता है, वो तो होता है पूरी तरह रियल। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी नॉवल के भीतर बहुत सारी इमेजिनरी घटनाओं को भी रखा जाता है, इमेजिनरी पात्र भी हो सकते हैं। अभी आपने शायद नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज की बड़ी चर्चा हुई है हाल ही के दिनों में, हर्षद मेहता पर वो सीरीज बनी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। ठीक है, उसमें क्या है, हर्षद मेहता तो एक रियल कैरेक्टर है पास से, वो एक हिस्टोरिकल सीरीज है, राइट। लेकिन उसके साथ कई पात्र और दिखाए गए हैं जो कि पूरी तरह इमेजिनरी हैं, जो कि थे ही नहीं कहीं भी, राइट। तो इस प्रकार से ये एक हिस्टोरिकल नॉवल जो होता है, एक ऐतिहासिक घटना, एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबंधित होता है, जिसमें कुछ चीजें काल्पनिक भी रखी जाती हैं। अब इसमें जो मुख्य बातें हैं ना, वो आपने जो कम से कम दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक तो खुशवंत सिंह ने जो नॉवल लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान, आपको पता है कि जब भारत आजाद हुआ था तो लाशों के ढेर से भरी हुई ट्रेनें भारत से पाकिस्तान गई थी और पाकिस्तान से भारत आई थी। तो ट्रेन टू पाकिस्तान का मतलब है वो रेल जो पाकिस्तान जा रही है लाशों से भरकर, एक प्रकार से आप कह सकते हो, वही इमेज हमारे दिमाग में आती है। और वो ट्रेन जो लाशों से भरकर ही पाकिस्तान से भारत आ रही है, क्योंकि भारत से पाकिस्तान जाएगी तो पाकिस्तान से भारत भी आएगी, सीधी सी बात है। और दूसरा है चार्ल्स डिकन्स का ए टेल ऑफ टू सीज, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण उपन्यास है बच्चों, इसको भी आप याद रखें। ये एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में प्रजातांत्रिक मूल्यों को लेकर जो सबसे पहली और सबसे बड़ी क्रांति विश्व में हुई है, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई है, जिसमें तीन प्रजातांत्रिक सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत, ये पूरे संसार भर के जितने भी प्रजातांत्रिक राज्य हैं बच्चों, सभी में अपनाए गए हैं, और ये सभी फ्रांसीसी क्रांति की देन है। तो सबसे पहला हिस्टोरिकल नॉवल, मुझे उम्मीद है आप जो बच्चे यहाँ पर हो वो समझ गए हैं इस बात को कि हिस्टोरिकल नॉवल क्या होता है। अब आइए रियलिस्टिक नॉवल पे, साथ ही साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा इस बार पढ़ते हुए। रियलिज्म इज अ ग्रेट क्वालिटी इन ए नॉवल, वास्तविकतावाद, ठीक है। वास्तविकता किसी उपन्यास में एक महान गुण होता है। इट इज नॉट सो दैट ए रियलिस्टिक नॉवल इज नॉट इमेजिनरी, ऐसी बात नहीं होती है कि जो वास्तविक नॉवल होती हैं वो काल्पनिक नहीं होती हैं, बट किंतु द इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स गिव द इफेक्ट ऑफ रियलिज्म, घटनाएं और पात्र ऐसा आभास देते हैं कि वे वास्तविक हैं, वे हमारे आसपास के हैं। कहीं ना कहीं कला फिल्में जो आप देखते हो, कला फिल्में शायद आपने कोई भी नहीं देखी हो, अब कला फिल्में बननी ही बंद हो गई हैं दुर्भाग्य से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं करती हैं, परंतु वो जीवन के ऐसे संदर्भों को लेकर चलती हैं बच्चों, जो हमें लगता है कि हमारे साथ होने वाली घटनाएं हैं, आम लोगों के सामने होने वाली घटनाएं हैं। इस प्रकार की फिल्मों को हम कला फिल्में कहते हैं, और इस प्रकार के उपन्यास अगर लिखे जाते हैं तो वो रियलिस्टिक नॉवल कहलाते हैं। इनमें एक्चुअली ना डे टू डे चीज़ें होती हैं, जैसे कुर्सियाँ हैं, मेज हैं, हमारे रंग उखड़ी हुई हमारे घरों की दीवारें हैं, इस प्रकार की चीज़ें ना हमारे आसपास की, जिन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रस्तुत की जाती हैं। द स्टोरी आर इवेंट्स आर रियल इन द सेंस दैट दे कैन हैपन इन रियल लाइफ अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस। देखिए, घटनाएं इसलिए वास्तविक होती हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो किसी के भी जीवन में कभी भी घटित तो हो सकती हैं। इस प्रकार की घटनाएं से हम इसलिए स्वयं को आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए उनको हम रियल कहते हैं, और रियलिज्म या रियलिस्टिक नॉवल में ये सारी चीज़ें देखने में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ ए नॉवलिस्ट डिस्क्राइब्स द पॉवर्टी ऑफ ए स्लम एरिया इन डिटेल, इट इज ए रियलिस्टिक नॉवल। यदि कोई उपन्यासकार झुग्गी झोपड़ियों के जीवन को वास्तविकता के साथ प्रस्तुत करता है तो इसे हम एक वास्तविकतावादी उपन्यास कहेंगे। ए रियलिस्टिक नॉवल कैन बी कैरेक्टराइज बाय कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स विद मिक्स्ड मोटिव्स। एक जो वास्तविकतावादी नॉवल होता है उसमें ऐसे पात्र होते हैं जो कि समझने में जटिल होते हैं और जिनके मोटिव मिक्स
फिक्स होते हैं, मतलब वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में क्या नहीं, वो खुद कंफ्यूज रहते हैं। जैसे हम आम आदमी जीवन में कंफ्यूज रहते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारे क्या लक्ष्य हैं, इसको लेकर हम कई बार मति भ्रम की स्थिति में होते हैं। These motives are rooted in social class and operate according to highly developed social structure। मतलब आप एक एग्जांपल लो, इसी बात को इस लाइन में आगे एक्सप्लेन किया गया है बच्चों। आप एक एग्जांपल लो, मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक लड़का है जिसका रिलीजन या कास्ट कुछ है, एक लड़की है जिसका रिलीजन या कास्ट कुछ अलग है, और वो दोनों आपस में प्रेम विवाह करना चाहते हैं। वो करना तो चाहते हैं प्रेम विवाह, पर सामाजिक स्थितियों में वो वास्तविक स्थितियों को पहचान कर अपनी मर्यादाओं को जानकर वो ये इस प्रकार की मानसिक स्थिति में चले जाते हैं कि अगर हमने प्रेम विवाह किया तो संभवतः इन सामाजिक स्थितियों में सफल नहीं होगा। वो प्रेम विवाह करना चाहते हैं परंतु करते नहीं हैं। तो ये एक प्रकार का ना रियलिज्म हो गया, वास्तविकतावाद हो गया, जो हम अपने आसपास देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। The characters in a realistic novel interact with other characters and undergo such experiences are possible in everyday life। मतलब जिस प्रकार की घटनाएं जो उपन्यास के पात्र होते हैं उनके जीवन में प्रस्तुत होती हैं, हमें लगता है कि हमारे वास्तविक जीवन में भी इस प्रकार की घटनाएं बिल्कुल प्रस्तुत हो सकती है या होंगी, अगर हम ऐसी स्थिति में होंगे तो। हेनरी फील्डिंग्स नॉवल, जोसेफ एंड्रयूज एंड जॉर्ज एलियट्स नॉवल द मिल ऑन द फ्लोर्स आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ रियलिस्टिक नॉवल। अब हेनरी फील्डिंग एक इंग्लैंड के महान नॉवलिस्ट हैं जो कि उस जमाने में लिखा करते थे जबकि अभी उपन्यास का विकास हो ही रहा था। अभी ये समझ लो कि उपन्यास जन्मा ही था, ठीक है। जो सबसे पहले के 18वीं शताब्दी के आरंभ के जो सबसे पहले राइटर्स होते थे उनमें हेनरी फील्डिंग का नाम आता है। तो उनका एक उपन्यास है बच्चों, जोसेफ एंड्रयूज, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रकार का पिकरेस्क नावल है, इनफैक्ट एक प्रकार से, जिसकी एंट्री अलग से दी गई है यहाँ पर। ये इस प्रकार की स्थितियां जोसेफ एंड्रयूज के जीवन में प्रस्तुत यहाँ की जाती हैं जिनके साथ हम स्वयं को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। वो कोई बहुत बड़ा हीरो नहीं है, लगभग एक आम आदमी है और उसके जीवन में आने वाली घटनाएं एक आम आदमी के जीवन में आने वाली घटनाएं हैं। और जॉर्ज इलियट का जो नॉवल है द मील ऑन द फ्लोर्स आर टू एग्जाम्पल ऑफ रियलिस्टिक नॉवल। यहाँ पर ये दोनों एग्जाम्पल दिए तो गए हैं। अब जैसे जॉर्ज इलियट का जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है ना, द मील ऑन द फ्लोर्स, ये एक प्रकार का ना बच्चों साइकोलॉजिकल नॉवल ज्यादा है। एक चाइल्ड साइकोलॉजी को इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया गया है। चलिए फिर भी है तो ये रियलिस्टिक ही, साइकोलॉजिकल रियलिज्म कह लीजिए आप इसे, जो भी नाम देना चाहें। तो कुल मिलाकर के हमने दूसरी एंट्री अभी देखी है जो कि थी रियलिस्टिक नॉवल से संबंधित। और इस रियलिस्टिक नॉवल में बच्चों एक बात क्लियर हुई है कि जो घटनाएं और पात्र प्रस्तुत किए जाते हैं हमारे सामने, वो हमें ऐसे लगते हैं कि हमारे आसपास के हों या हम खुद ही वो पात्र हों जो प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसी घटनाएं दिखाई जाती हैं जो हमारे जीवन में होती हैं या हो सकती हैं। इसके बाद अगली एंट्री पे आई है जो कि पिकारेस्क नावल है। अब पिकारो क्या है बच्चों? पिकारो होता है एक रग, एक ठग होता है, ठीक है। एक ठग, आपने एक टर्म सुनी होगी रॉबिन हुड, ठीक है। यानी कि अमीरों से लूटना और गरीबों को दान देना, इसको हम इंग्लिश में रॉबिन हुड कहते हैं। अब जो पिकारेस्क नॉवल है ना, इसका जो हीरो होता है वो एक प्रकार का ठग ही होता है जो कि बुरा आदमी होता है लेकिन अच्छे काम करता है, ठीक है। अमीरों को लूटता है, गरीबों की मदद करता है। इस प्रकार के जितने भी नावल हैं उन्हें हम पिकारेस्क नावल कहते हैं, ठीक है। द वर्ड पिकारेस्क कम्स फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो। ये स्पेन से निकला हुआ एक वर्ड है पिकारो, जिससे बना है पिकारेस्क नावल, विच मीन्स रग। इन इज अर्लीस्ट फॉर्म द नॉवल डिस्क्राइब द एडवेंचर्स ऑफ ए रगर एंड नेगेटिव कैरेक्टर। सच ए कैरेक्टर अंडरवेंट मैनी एक्सपीरियंसेस ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये बात इंपॉर्टेंट है। पिकारेस्क नावल का जो हीरो होता है ना, वो यात्रा बहुत करता है, जर्नी बहुत करता है, लगभग ऑन रोड रहता है, या रोड पे जो धर्मशालाएं और होटल होते हैं उनमें वो रहता है। With the passage of time, the term was applied to the novels in which the hero or the main character underwent different experiences. The earliest example in English is Henry Fielding's novel जोसेफ एंड्रयूज। देखिए हमने पीछे जिक्र किया था जोसेफ एंड्रयूज का, वही बात फिर आ गई कि जोसेफ एंड्रयूज एक प्रकार का पिकारेस्क नॉवल है। यहाँ पर वही बात आ गई कि इसका एक एग्जाम्पल जो है पिकारेस्क नॉवल है। किसका? पिकारेस्क नॉवल का, जोसेफ एंड्रयूज है। In this novel, the hero travels from his
विलेज टू लंदन एंड देन बैक टू हिज विलेज। इस नॉवल में होता क्या है, जो हीरो होता है वो अपने गांव से लंदन जाता है और फिर लंदन से वापस अपने गांव में आता है। इस जर्नी में ही जो कुछ भी होता है वो घटनाएं सारी नॉवल में कैद की जाती हैं और इसमें वो बहुत सारे अप्स और डाउन्स देखता है। ड्यूरिंग दिस टू जर्नीज ही फेसेस मैनी अप्स एंड डाउन्स। ऑल्दो स्विफ्ट गुलिवर ट्रेवल्स इज ए वेरी सक्सेसफुल एग्जाम्पल। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। गुलिवर्स ट्रेवल्स ये आपने शायद नहीं भी पढ़ी है, पर हम जब क्लास 6 में होते थे और 7 में होते थे, हमने गुलिवर के 2 पार्ट पढ़े थे। ठीक है? तो उसी बुक से लिए गए थे। जोनाथन स्विफ्ट एक 18वीं शताब्दी का राइटर है। उसने नॉवल लिखा है। गुलिवर एक प्रकार का समुद्री यात्री होता है जो भटक कर कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। वो लगातार यात्राओं में रहता है। तो इस प्रकार से गुलिवर की यात्राओं के माध्यम से भी गुलिवर के जीवन में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उनको यहाँ पर दिखाया जाता है। ऑल्दो दिस नॉवल इज ए फैंटेसी एंड नॉट रियलिस्टिक, yet it describes the different journeys and experiences of its hero Lemuel Gulliver in great detail. इन इंडिया मुल्क राज आनंद नॉवल कुली जो फेमस, ये 2 एग्जांपल ले लेना। एक तो जोनाथन स्विफ्ट का ले लेना गुलिवर्स ट्रेवल्स, और दूसरा ले लेना मुल्क राज आनंद का कुली। ठीक है? इट डिस्क्राइब्स द जर्नी ऑफ ए 14-year-old बॉय मुन्नू फ्रॉम बिलासपुर टू श्यामनगरा टू मुंबई एंड इन द एंड टू शिमला। मतलब एक कुली है, एक बच्चा है, 14 साल का है, मुन्नू उसका नाम है। एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है और समाज में उसके साथ क्या होता है, उसके जीवन में क्या घटित होता है, ये सारी चीजें यहाँ इस उपन्यास में दिखाई गई हैं। आप याद रखिए मुल्क राज आनंद जो कि गांधी जी के एक कंटेम्प्रेरी राइटर होते थे और गांधी जी के टाइम में वो लिखा करते थे और उन्होंने कुछ उपन्यास गांधी जी के कहने पर भी लिखे हैं। तो एक भारतीय समाज की ना एक रियलिस्टिक झलक यहाँ पर उनके उपन्यासों में देखने में आती है, जिसमें जाति व्यवस्था, धर्म आदि और समाज में ऊंच नीच, गरीब अमीर का भेदभाव, ये सारी चीजें वहां पर कैद की गई हैं बच्चों। तो कुल मिलाकर के पिकारेस्क नॉवल की कुछ विशेषताएं मैं दोबारा रिकाउंट करता हूँ। ये तीसरी एंट्री थी हमारी। पिकारेस्क नॉवल बच्चों एक प्रकार का एक ऐसे हीरो की कहानी होती है जो कि एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। उसके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। ठीक है? और वह गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी से लेकर गरीब आदमी को देने की कोशिश करता है। ये मुख्य विशेषताएं हैं। मैन एग्जाम्पल हुए स्विफ्ट के, जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रेवल्स और मुल्क राज आनंद का कुली। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे आइए एपिस्टोलरी नॉवल। एपिस्टोलरी नॉवल मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। आप पढ़ते रहिएगा। कई बार ना हमारी जो कहानी होती है, जैसे हम मूवीज देखते हैं तो मूवीज में कई बार हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। कई टेक्निक होती हैं। ठीक है? कई बार चिट्ठियों के माध्यम से कहानी हमारे सम्मुख प्रस्तुत की जाती है। तो एपिस्टोलरी नॉवल में क्या होता है बच्चों, मतलब पूरी नॉवल की जो कहानी है वो चिट्ठियों के माध्यम से हमारे सम्मुख आती है। एक लेखक किसी दूसरे साथी को चिट्ठियां लिख रहा है, उन चिट्ठियों में क्या बताया जा रहा है वो ही अपने आप में एक नॉवल बन जाता है। तो ये जो कहानी है एपिस्टोलरी नॉवल की कहानी, ये चिट्ठियों की कहानी होती है। एपिस्टोल का मतलब एक चिट्ठी होती है। तो आप इसके कुछ जो एग्जाम्पल हैं बच्चों, जेन ऑस्टिन का नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, वो ले सकते हैं। और पामेला है रिचर्डसन का। रिचर्डसन और हेलेन फील्डिंग लगभग साथ ही साथ लिखा करते थे। तो पामेला इन्होंने लिखा है, रिचर्डसन ने। इसमें जो कुछ भी हो रहा है चिट्ठियों के माध्यम से पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये एपिस्टोलरी नॉवल है। थोड़ा सा मैं पढ़ भी देता हूँ। एपिसल मीन्स ए लेटर। एपिसल का अभिप्राय होता है एक पत्र, आर रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल, या फिर लिखी हुई बातचीत जो कि दो लोगों के बीच में घटित होती है। सो ए नॉवल बेस्ड ऑन लेटर्स इज कॉल्ड एन एपिस्टोलरी नॉवल। इस प्रकार से एक ऐसा उपन्यास जो पत्रों पर आधारित हो उसे हम एपिस्टोलरी नॉवल कहते हैं। द स्टोरी ऑफ दिस टाइप ऑफ नॉवल डेवलप्स थ्रू ए सीरीज ऑफ लेटर्स फ्रॉम रिटन बिटवीन द कैरेक्टर्स। ये रिपीट कर दिया है, दो पात्रों के बीच में जो चिट्ठियां लिखी जाती हैं उससे कहानी आगे बढ़ती है। दिस काइंड ऑफ नॉवल वाज मेड फेमस बाय रिचर्डसन नॉवल पोमेला। इस प्रकार के जो नॉवल हैं उनको प्रसिद्धि दिलाई थी रिचर्डसन के द्वारा लिखे गए नॉवल पामेला ने। द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस नॉवल इज बेस्ड ऑन द लेटर्स एक्सचेंज बिटवीन पामेला एंड हर पेरेंट्स। जो उपन्यास का पहला आधा भाग है वो इस बात पर आधारित है कि किस प्रकार के पत्र पामेला और उसके माता पिता ने आपस में लिखे। द
Jane Austen's नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस इज नॉट फुल्ली एपिस्टोलरी नॉवल। जैन ऑस्टिन का जो उपन्यास है प्राइड एंड प्रीजुडिस, ये पूर्ण रूप से एपिस्टोलरी नहीं है, yet it contains an unusual number of letters quoted in full and some play a critical role in the plot। मतलब इसमें फिर भी बहुत सारे पत्र लिखे जाते हैं जिनसे कहानी आगे बढ़ती है और वो उपन्यास की कथा में, कथा वस्तु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरे पैरे पे आइए, द टर्म एपिस्टोलरी नॉवल इज नाउ एक्सटेंडेड टू इंक्लूड नॉट ओनली लेटर्स बट आल्सो डायरी एंट्रीज, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। मतलब केवल पत्रों के आधार पर ही नहीं अपितु डायरी में जो एंट्रीज की जाती है, जो प्रविष्टियां की जाती हैं, न्यूज़पेपर में की जो क्लिपिंग्स होती हैं उनके आधार पर जब कहानी आगे बढ़ती है, या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स दूसरे कागजात के आधार पर कहानी आगे बढ़ती है, इन सब श्रेणियों को भी अब एपिस्टोलरी नॉवल में शामिल कर लिया गया है। अब आइए नेक्स्ट एंट्री पे, जो कि पेज ए 261 पे है, द रोमांस। रोमांस किसे कहते हैं हम पढ़ते हैं बच्चों। वैसे तो ना रोमांस काल्पनिक घटनाओं पर आधारित किसी किसी चीज को हम रोमांटिक कहते हैं और कल्पना को हम रोमांस कहते हैं, राइट। परंतु जब हम साहित्य की अलग अलग विधाओं की बात करते हैं तो इस टर्म के मीनिंग भी बदल जाते हैं बच्चों, ये याद रखना हमेशा। अब हम रोमांस एक नॉवल के रूप में क्या होता है ये पढ़ते हैं। द रोमांस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ प्रोज नैरेटिव। रोमांस एक विशेष प्रकार का प्रोज नैरेटिव होता है, यानी कि गद्य में लिखी हुई एक कहानी होती है। इट लुक्स लाइक ए नॉवल, ये नॉवल की तरह लगता है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए रोमांस एंड ए नॉवल। परंतु नॉवल और उपन्यास में एक फर्क होता है। वाल्टर स्कॉट डिफाइंड द रोमांसेस एज, वाल्टर स्कॉट जो कि एक नॉवलिस्ट रहे हैं अपने आप में, वो रोमांस को डिफाइन करते हैं, उसकी परिभाषा देते हैं इस प्रकार से, ए फिक्शियस नैरेटिव इन प्रोज और वर्स, एक काल्पनिक कथा जो कि गद्य में या पद्य में होती है, द इंटरेस्ट ऑफ विच टर्न्स अपॉन मार्वलस एंड अनकॉमन इंसिडेंट्स, और जिसमें मुख्य रुचि इस बात में होती है कि कितनी रहस्यमयी और अद्भुत घटनाएं इसमें दिखाई गई हैं। मतलब अगर भूत प्रेतों की, आप सिंपल करके समझिए, भूत प्रेतों की बात हो, परी कथाओं की बात हो, देवी देवताओं की बात हो, ऐसे ऐसे चमत्कारों की बात हो जो सामान्य जीवन में देखने में नहीं आते हैं, वो सारी की सारी चीजें बच्चों फैंटेसी होता है, रोमांस होता है। इन ए नॉवल द इवेंट्स आर नरेटेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी ह्यूमन इवेंट्स ऑफ डेली लाइफ। जब एक उपन्यास की बात होती है तो घटनाएं इस प्रकार से परोसी जाती हैं जैसे सामान्य आदमी के जीवन में घटनाएं होती हैं, एंड द स्टेट ऑफ सोसाइटी, और राज्य में या समाज में होती हैं। बट इन ए रोमांस, परंतु रोमांस में समटाइम्स फैंटेसी टेक्स द प्लेस ऑफ रियलिज्म, कल्पनाशीलता कभी कभी वास्तविकता का स्थान ले लेती है। हाउएवर, किंतु मैनी रोमांसेस इंक्लूडिंग द हिस्टोरिकल रोमांसेस ऑफ स्कॉट, एमिली ब्रोंटेस, वुथरिंग हाइट्स, परंतु बहुत सारे रोमांसेस जिनमें कि वाल्टर स्कॉट के खुद के रोमांस भी हैं और एमिली ब्रोंटे की वुथरिंग हाइट्स, बहुत शानदार नॉवल है। आप लकी समझना अपने आप को अगर आपको ये मिल जाए तो। एमिली ब्रोंटे, ब्रोंटे सिस्टर्स ना 3 बहनें होती थी और तीनों बहनें नॉवल लिखती थी और अपना नाम बदल के लिखती थी, ठीक है, नाम पुरुषों का नाम रख के लिखती थी, क्योंकि उस जमाने में महिलाओं को समाज में ऐसे ही प्रतिबंध थे जैसे आज से 50 साल 60 साल पहले हमारे समाज में मान लो आप, अभी भी काफी लड़कियों पर और औरतों पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध है बच्चों। तो उस तरह से वो खुल के समाज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं जैसे पुरुष लोग करते हैं। इंग्लैंड में भी ऐसी स्थिति रही है, आप ये मत समझना कि इंग्लैंड में हमेशा से ही सबको समान रूप से आजादी है, और कुछ ना कुछ भेद तो वहां आज भी औरतों के साथ किया जाता है। चलिए कोई बात नहीं, वो हमारा विषय नहीं है। बहरहाल एमिली ब्रोंटे का जो ये नॉवल है ना, वुथरिंग हाइट्स, ये एक कल्पनाशीलता पर आधारित नॉवल है, जिसमें एक युवा लड़की होती है जिसके जो एक ऐसे लड़के से प्रेम करती है जिसको समाज ने धुतकार दिया है, और ये पूरी तरह कल्पनाशीलता पर आधारित एक नॉवल है। इसमें कुछ घटनाएं आपको ऐसी भी मिलेंगी जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, जैसे कोई भूत प्रेत या देवी देवता का किया गया काम हो, जो सामान्य जीवन में नहीं होती हैं ये बातें। एंड हरमन मेलविल्स मोबी डिक आर ऑल्सो ऑफ्टन कॉल्ड नॉवेल्स। वुथरिंग हाइट्स याद रखिए आप बस, ये बहुत शानदार नॉवल है। एट द सेम as the name suggests, love and chivalry are the major themes of romance। मतलब जब हम रोमांस की बात करते हैं तो एक तो इसमें प्यार जरूर होता है, मतलब लड़का लड़की के मध्य का जो परस्पर आकर्षण या स्नेह होता है वो होता है, और शिवेलरी, यहाँ पर बहादुरी की बात होती है। मतलब जैसे
प्राचीन कथाएं होती हैं। एक अपनी प्रेमिका या प्रेम पात्र को पाने के लिए पुरुष जैसे कौशल, धनुष विद्या है या आदि बड़ी बहादुरी का परिचय देते हैं, स्वयंवर में उनको जीत कर लाते हैं। तो अपनी धर्म विद्या का एक या फिर अपनी जो प्रेमिका होती है उसको राक्षसों के हाथों से बचाने के लिए, या फिर बड़ी नेगेटिव फोर्सेस जो विलेन होता है उससे बचाने के लिए जो हीरो होता है वो बहुत बड़ी बहादुरी का परिचय देता है। इस प्रकार से जितने भी ये स्थितियां होती हैं इनको हम रोमांस कहते हैं, ये रोमांस में शामिल होती हैं। इसके बाद गोथिक नॉवल पे आए। गोथिक नॉवल केवल चमत्कारों पर आधारित होता है बच्चों। गोथिक नॉवल में केवल चमत्कार होते हैं। और ये विशेष रूप से ना जर्मनी से निकली हुई एक टर्म है। तो जितने भी चमत्कारों से संबंधित, सुपर नेचुरल घटनाओं से संबंधित, भूत प्रेतों से संबंधित चीजें होती हैं वो गोथिक नॉवल में आती हैं। फिर आप कहोगे रोमांस और इसमें क्या फर्क है? रोमांस में पूर्ण रूप से एक कल्पनाशीलता होती है, जबकि गोथिक नॉवल में वो घटनाएं आ जाती हैं जो हमारे जीवन में वाकई अवतरित होती हैं, हमारे जीवन में घटित होती हैं। यस प्लीज। गोथिक नावल का अभिप्राय है हमारे जीवन में घटित होने वाली रहस्यमयी चीजें, जबकि रोमांस का मतलब है हमारे जीवन में घटित होने वाली हमारी कल्पनाशीलता जो हमारे मन में रहती है हमेशा। ये दोनों में फर्क है। इसके बाद आइए साइंटिफिक फिक्शन पे। मतलब कई चीजें आपने देखी होंगी, जैसे ये क्रिस वाली मूवीज हैं जिनमें ऋतिक रोशन जो है सुपर हीरो बना है। ये क्या है? एक प्रकार का साइंस फिक्शन है बच्चों। मतलब विज्ञान को इतना उन्नत आपने दिखा देना है कि उसमें अद्भुत घटनाएं घटने लगती हैं। विज्ञान की तकनीकी के माध्यम से हम जीवन में अद्भुत कारनामे कर रहे हैं, ठीक है, हवा में उड़ रहे हैं और कई हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से हम किसी यंत्र के माध्यम से या मोबाइल फोन तो है ही, मतलब केवल मानसिक शक्ति के माध्यम से ही बात करने लग जाएं। इस प्रकार ये सारी साइंटिफिक चीजें, ऐसे यान बना ले जो पूरे ब्रह्मांड में हमें घुमा कर ले आए, ये सारे साइंस फिक्शन में आते हैं। यानी कि साइंटिफिक डेवलपमेंट को इतना ज्यादा दिखा देना और उसको हमारे जीवन को ओवर रूल करना, उसको डोमिनेट करना, ये सारी की सारी चीजें साइंटिफिक फिक्शन में आती है बच्चों। और ये हमारी 8वीं एंट्री थी। इसके जो बहुत शानदार उदाहरण है ना, ओल्डेस हक्सली एक नॉवलिस्ट है बच्चों जिन्होंने ब्रेव न्यू वर्ल्ड लिखा है, और जॉर्ज ऑरवेल का एक बहुत शानदार नावल है, इसका नाम भी आप कभी नहीं भूलोगे, 1984, 1984, 1984, ये जॉर्ज ऑरवेल का है। और ओल्डेस हक्सली का एक नॉवल है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। इसमें भी विज्ञान के आधुनिक चमत्कारों पर, यानी कि जो अभी हुए भी नहीं है, ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए गए हैं विज्ञान के, और उन पर यह नॉवल लिखा गया है। और H.G. वेल्स का भी ये अच्छा है। इसमें नीचे एग्जांपल दिया गया है, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स एंड द टाइम मशीन। ये बहुत शानदार उदाहरण है बच्चों। टाइम मशीन नाम की एक हॉलीवुड की मूवी भी है जो कि टीवी पर आती रहती है, आप उसको भी देख सकते हो, ये समझने के लिए कि साइंस फिक्शन किसको कहते हैं। मतलब जिसमें वैज्ञानिक चमत्कारों को जगह दी गई हो, उस फिक्शन को हम साइंस फिक्शन कहते हैं। इसके बाद हमारी अगली एंट्री है साइकोलॉजिकल नॉवल, जिसमें ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत महीन विश्लेषण करके हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया हो। एक नॉवल हमने पीछे चर्चा की है, ठीक है, द मिल ऑन द फ्लोस, जॉर्ज इलियट ने इसको लिखा है। उसमें ना एक बच्चा कैसे सोचता है और एक बच्चा उसके साथ कुछ होने पर कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रिस्पॉन्स देता है, इन चीजों को ना बहुत साइकोलॉजिकल विश्लेषण किया गया है। इस प्रकार के जितने नॉवल होते हैं उनको साइकोलॉजिकल नॉवल कहते हैं बच्चों। और कुछ एग्जांपल ना वर्जीनिया वुल्फ का मिसिस डैलोवे है, बहुत शानदार, एक स्त्री का मनोविज्ञान कैसे काम करता है ये इस पे दिखाता है। और मिसिस डैलोवे उनके इसी उपन्यास में, मिसिस डैलोवे के नामक उपन्यास में ही एक केंद्रीय पात्र हैं, और उनकी मनोदशा कैसी रहती है, वो बहुत ज्यादा फ्लैशबैक में चली जाती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा भूतकाल के बारे में सोचती रहती हैं, वो कैसे रिएक्ट और एक्ट करती हैं किसी चीज पर, तो ये दिखाया गया है। एंड टू द लाइट हाउस, ये भी इन्होंने ही लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने। ये दोनों बहुत ही साइकोलॉजिकल प्रकार के नॉवल हैं बच्चों। तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से पता चलता है, दिस काइंड ऑफ नॉवल इज बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन माइंड। इस प्रकार का उपन्यास मानवीय मन के कार्यकलापों पर निर्भर करता है। इट ट्रेसेस द ह्यूमन थॉट प्रोसेस,
ये है मानवीय विचारों के पीछे पीछे चलता है एंड ट्राइज टू राइट अबाउट व्हाट गोज इनसाइड द माइंड ऑफ हिज कैरेक्टर्स, और ये लिखने का प्रयास करता है, ये दिखाने का प्रयास करता है कि इसके पात्रों के मन में क्या चल रहा है। जनरली प्राय दो दीज नॉवेल्स आर मार्क्ड बाय देयर नैरेटिव टेक्निक्स, इन उपन्यासों को उनकी नैरेटिव टेक्निक के लिए जाना जाता है। देखिए अभी मैंने क्या कहा है, मिसिस डलोवे एक उपन्यास है, ठीक है, इसमें केंद्रीय पात्र मिसिस डलोवे है। वो मान लीजिए सब्जी लेने बाजार में गई है, तो आते जाते वह सोचती रहेगी सोचती रहेगी सोचती रहेगी, हजारों बातें, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। कई बार फ्लैशबैक में चली जाती है, पास्ट में क्या हुआ था उस घटना के बाद, उससे पहले मनोदशा क्या थी, उसके बाद मनोदशा क्या थी, ये सारी चीजें इसी प्रकार ये एक नैरेटिव टेक्निक होती है विच आर बेस्ड ऑन करंट कॉन्करेंट टाइम सीक्वेंसिंग। मतलब आ, आ, कभी प्रेजेंट पास से टकरा जाता है, कभी प्रेजेंट फ्यूचर से टकरा जाता है, इसको हम कनकरंट टाइम टेक्निक कहते हैं बच्चों, टाइम सीक्वेंसिंग कहते हैं। वेयर वन मोमेंट ऑफ द स्टोरी इज ट्रेसिंग एक्सटर्नल रियल टाइम एज वी सी इट थ्रू अवर आइज एंड द अदर इज लुकिंग एट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कैरेक्टर्स माइंड। देखिए दो बातें होती हैं, एक तो एक्चुअल में कुछ हो रहा हो, एक पात्र के दिमाग में कुछ हो रहा हो, और पात्र उन दोनों चीजों को आपस में जोड़ दे। यस प्लीज। तो इस प्रकार की तकनीक हमारे सम्मुख साइकोलॉजिकल नॉवल में प्रस्तुत की जाती है। इट में बी सम मेमोरी ऑफ द पास्ट और सम फैंटेसी ऑफ फ्यूचर, हो सकता है भूतकाल की कोई याद हो सकता है भविष्य को लेकर कोई सपने हो दैट द कैरेक्टर माइट बी गोइंग थ्रू, जो कि पात्र के दिमाग में चल रहे होते हैं राइट एट द टाइम व्हेन समथिंग इज हैपनिंग इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ठीक उसी समय जबकि बाहरी संसार में कुछ घटित हो रहा होता है। द नोवेल ट्राइज टू कैप्चर एंड प्रेजेंट दैट इनर रियलिटी, उपन्यास उस अंदर की वास्तविकता को कैप्चर करने का प्रयास करता है। वर्जीनिया वुल्फ, मिसेस डलोवे एंड टू द लाइट हाउस, ये आगे उदाहरण दिए गए हैं, इनको आप तैयार करें। डीएच लॉरेंस का एक उपन्यास यहाँ कोट किया गया है, ये एग्जांपल आप जरूर लिखना, द रेनबो, इंद्रधनुष, राइट, आर सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ नॉवल, ए ब्रांच और सब जनर ऑफ द साइकोलॉजिकल नॉवल इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवल। जैसा मैंने कहा ना, मिसिस डलोवे अपने आप में ना एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल होता है। कैसे? अब ये एक विशेष प्रकार का नॉवल होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवल। ये इसमें कॉन्शियसनेस जो होती है ना सेंट्रल कैरेक्टर की, वो कभी कहीं चली जाती है, कभी कहीं, उसकी चेतना ना एक जगह ठहर के नहीं रहती है। वो वर्तमान में जी रहा है, परंतु उसके वर्तमान से विचार निकलकर कभी भूतकाल में चले गए, कभी भविष्य काल में चले गए। उसकी चेतना में, उसके दिमाग में ही अलग अलग टाइम, अलग अलग घटनाएं एक साथ चलती रहती हैं। इसको हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल कहते हैं। इसके बाद डिटेक्टिव फिक्शन पे अगर थोड़ी सी बात करें, जितने भी ये डिटेक्टिव वाली कहानियों को सेंट्रल कहानी बना के प्रस्तुत करने वाले उपन्यास हैं, इनको हम डिटेक्टिव फिक्शन कहते हैं बच्चों। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। डिटेक्टिव फिक्शन इज ए ब्रांच ऑफ क्राइम फिक्शन एंड मिस्ट्री फिक्शन। डिटेक्टिव फिक्शन एक प्रकार की शाखा है, किसका? क्राइम फिक्शन का और मिस्ट्री फिक्शन का। इन सच नॉवेल्स, इन उपन्यासों में एन इन्वेस्टिगेटर और डिटेक्टिव आइदर प्रोफेशनल और अमेचर इन्वेस्टिगेट्स ए क्राइम ऑफ्टन मर्डर। यानी कि जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है ना, एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करता है कि भाई किसने किया है, कैसे किया है, क्या मोटिव था, और विशेषकर ये क्राइम ना एक मर्डर होता है जिसके संबंध में वो डिटेक्टिव जो है इंक्वायरी करता है, राइट। अगाथा क्रिस्टी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिटेक्टिव राइटर एंड हर मोस्ट नॉवल इज मोस्ट नॉन नॉवल कर लो, मोस्ट फेमस कर लो, बेसिक मोस्ट फेमस नॉवल इज मर्डर इन द ओरिएंट एक्सप्रेस। ठीक है, ये तो नॉवल का नाम हो गया, मर्डर इन द ओरिएंट एक्सप्रेस, और राइटर का नाम क्या है, लेडी है ये, अगाथा क्रिस्टी। द डिटेक्टिव्स इन द नॉवल आर हरक्यूलियस पैरेट एंड मिस मार्पल। ये दो डिटेक्टिव हैं जो उनके नॉवल में काम करते दिखाई देते हैं। सर आर्थर कैनन डॉयल, ये एक महत्वपूर्ण राइटर हैं। देखिए शर्लॉक होम्स, इनका एक कैरेक्टर है, ठीक है, शर्लॉक होम्स जो बहुत बड़ा डिटेक्टिव माना जाता है, और ये इनके नॉवेल्स में दिखाई देता है, एक से अधिक नॉवेल्स में दिखाई देता है। A study in Scarlet, Satyajit Ray created the detective Feluda in his novels. G.K. Chesterton's fictional detective Father Brown is very famous. ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, दो आप एग्जाम्पल दे दो कोई भी, एक तो शेरलॉक होम्स का जरूर दे देना है।
और आपने एक अगाथा क्रिस्टी का एग्जाम्पल दे देना है। इसके बाद रीजनल नॉवल हो गए। अब रीजनल नॉवल को समझ लीजिए पहले आप। जब उपन्यासकार एक ऐसे रीजन में, एक ऐसे क्षेत्र में अपनी कहानी को रख देता है जिसके पात्र विशेष रूप के रीति रिवाजों, विशेष प्रकार के रीति रिवाजों का पालन करते हैं, समझ रहे हो आप, विशेष प्रकार के रीति रिवाजों का पालन करते हैं, उनका ओढ़ना पहनना खाना पीना विशेष प्रकार का हो, जैसे कोई पंजाब के मान लीजिए किसी गांव में अपनी कहानी बना दे, राजस्थान के किसी गांव में अपनी एक कहानी बना दे, हरियाणा के किसी गांव में अपनी एक कहानी, तो हमारा ओढ़ना पहनना खाना पीना दूसरे क्षेत्रों से अलग हुआ कि नहीं हुआ। उसी प्रकार से जब हम ये रीजनल टच लेके आते हैं ना उपन्यास में, एक रीजन विशेष पर कहानी लिखते हैं, उसको हम रीजनल नोवेल कहते हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें। थॉमस हार्डी इंग्लैंड के एक बहुत बड़े राइटर होते थे बच्चों, और वो एक बहुत ही शानदार रीजनल नॉवलिस्ट के नाम से जाने जाते थे। हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। रीजनल नॉवल इज ए नॉवल दैट इज सेट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ पर्टिकुलर एरिया, मतलब इसमें एक विशेष क्षेत्र की बात होती है। इट प्रेजेंट्स ए रीजन एज द सेटिंग ऑफ इट्स स्टोरी, इसमें जो एक खास क्षेत्र होता है ना, उसको कहानी की सेटिंग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। द रीजनल नॉवल गिव्स ए स्पेशल फोकस ऑन ए रीजन लैंड मास एंड द एरिया इटसेल्फ बिकम्स ए मेजर पार्टिसिपेंट इन द स्टोरी, मतलब जिस क्षेत्र में कहानी रखी जाती है ना, वो अपने आप में कहानी में एक बहुत बड़ी भूमिका में आ जाता है। देखिए दो बातें हैं। जैसे अगर हम पंजाब में कोई गांव लेंगे अपनी कहानी के लिए, तो वहां तो लोग सिख भाई हैं हमारे, वो बड़ी बड़ी दाढ़ियां भी रखते हैं, मूछें भी रखते हैं, सिर पे बड़े बड़े बाल भी रखते हैं, राइट। अब वहां पर सिर के बालों का एक सम्मान के रूप में देखा जाता है, राइट, समझ गए ना आप। तो मतलब अब हमारे यहाँ मान लीजिए किसी पात्र के केश मुंडन हो जाए, बाल कटा दिए जाएं, तो उस पर थोड़ा कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर पंजाब में किसी सरदार भाई के साथ ऐसा हो जाए, तो वो तो जान देने और लेने पे उतारू हो जाएगा। तो ये एक रीजनल टच आ जाता है कहानी में, छोटी छोटी ये जो रीजनल बातें होती है ना, ये महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाती हैं। It gives the reader special insights into the geographical and cultural details of a particular imperative place, so that it gets created in the mind of the reader as a vivid and language, मतलब उस क्षेत्र विशेष की जो जियोग्राफी होती है, पहाड़ नदियां वगैरह, और उसकी जो कल्चरल डिटेल्स होती हैं, जैसे वहाँ के लोग जिस प्रकार की संस्कृति का पालन करते हैं, वो उपन्यास में महत्वपूर्ण जगहों पर आ जाती हैं, महत्वपूर्ण स्थान ले लेती हैं। ऑलमोस्ट ऑल द नॉवल जो चार्ल्स डिकेंस एंड जॉर्ज एलियट आर रीजनल नॉवल, चार्ल्स डिकेंस के जितने भी नावल है और जॉर्ज एलियट के जितने भी नावल हैं, वो लगभग सभी के सभी रीजनल नॉवल हैं। राजा राव कांथापुरा इज ऑल्सो रीजनल नॉवल, अपना कांथापुरा भी बिल्कुल कांथापुरा नाम के गांव में इसकी सेटिंग है, जो पूरी तरह एक रीजनल नॉवल है, साउथ इंडियन नॉवल है। खाना पीना, उनका विशेष प्रकार का पहनावा, देवी देवताओं का जिस प्रकार से वो पूजा आदि करते हैं, वो अलग ही है बच्चों, हमारे यहाँ नॉर्थ वालों से भी मैच नहीं करता वो। Sometimes the novelist creates a fictional country or area and use it as a background on most of it. थॉमस हार्डी का जिक्र आया है बच्चों। थॉमस हार्डी created Wessex, an imaginary local in the novels. थॉमस हार्डी ने वेसेक्स नाम की एक जगह चुनी, और ये पूरी तरह काल्पनिक एक जगह थी, लेकिन उनकी वेसेक्स जगह में विशेष प्रकार की ज्योग्राफी थी, विशेष प्रकार की लोगों की कल्चरल हैबिट्स थी, और उन्हीं पे वो नावल लिखते हैं। एक नॉवल मुझे याद आ रहा है, फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड, ये उपन्यास थॉमस हार्डी का बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप एग्जाम्पल के रूप में कोट कर सकते हो ओरिजिनल नॉवल के रूप में। इवन हमारे जो आर के नारायण होते हैं ना बच्चों, एक एग्जाम्पल मुझे अपना याद आया, वो मालगुडी नाम की एक जगह पर, जो कि कहीं भी नहीं है, परंतु इसका लोकल को स्टडी करें तो ये कलकत्ता जैसे किसी जगह पर दिखाई देती है। मालगुडी जगह पे हमारे आर के नारायण लिखते हैं, और उसको वो रीजनल टच के साथ प्रस्तुत करते हैं। अब आ जाते हैं बिल्डिंग सरोमन पे, इसको ध्यान से समझना है आपने। The name building Solomon is a modern term, although such novels were written in the past also.
ये नाम बिल्डिंग्स रोमन ये आधुनिक नाम है, हालांकि ऐसे उपन्यास पहले भी लिखे जाते रहे हैं। द वर्ड मीन्स डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ समन्स माइंड। इस शब्द का अभिप्राय है किसी के मन मस्तिष्क का विकास होना। दिस काइंड ऑफ नॉवल इंडिकेट्स ग्रोथ ऑफ द हीरो और द मेन कैरेक्टर। इस प्रकार के उपन्यास में जो नायक होता है, जो केंद्रीय पात्र होता है, उसके विकास को दर्शाया जाता है। द फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट माइंड, स्पिरिट एंड कैरेक्टर फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। उसमें दिखाया जाता है कि हमारा पात्र या हमारा नायक कैसे बचपन से जवानी को प्राप्त हो गया है, और इस दौरान उसके दिलो दिमाग में, उसके विचारों में, उसके आदर्शों में क्या क्या फर्क आया है, किस प्रकार से वह मानसिक या शारीरिक परिपक्वता को प्राप्त करता जा रहा है। In the 19th century, Jane Austen's novel Emma can be considered an early example of this time. Jane Austen का जो 19वीं शताब्दी का नोवेल है एमा, ये इसी श्रेणी का एक उदाहरण माना जा सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, जेन ऑस्टिन का ना संबंध और जॉर्ज एलियट का साइकोलॉजिकल नॉवल से बहुत ज्यादा है। एम्मा का भी विकास दिखाया गया है, जो कि हमारी अभिनेत्री या नायिका है इस उपन्यास की, एम्मा जिसका नाम है। उसमें एम्मा का विकास कैसे होता है, उसका मानसिक विकास कैसे होता है, उसका जीवन कैसे परिपक्वता को प्राप्त होता है, वह कैसे कैसे सीखती जाती है अपने जीवन में, इस बात को दर्शाया गया है बच्चों। द नॉवल शोज एमास डेवलपमेंट, ये हो गया। हाँ, द नॉवल शोज एमास डेवलपमेंट फ्रॉम बीइंग ए हॉटी सेल्फ सेंटर्ड गर्ल टू ए मेच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग टाइप ऑफ लेडी। मतलब नॉवल में दिखाया गया कि एमा पहले पहले तो एक ना घमंडी लड़की होती है, जो कि केवल अपने भले के बारे में सोचती है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे ना एक समझदार औरत के रूप में विकसित होती है। ए पोर्ट्रेट ऑफ द यंग मैन एज एन आर्टिस्ट ट्रेसेस द ग्रोथ ऑफ हिज हीरो स्टीफन डेडलस। इसको आप छोड़ सकते हो, आप जेन ऑस्टिन का एग्जांपल याद रखो, जेम्स जॉयस को छोड़ दो आप, जेन ऑस्टिन का एमा याद रखो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखो अब हमने किया क्या है, महत्वपूर्ण बात बच्चों, महत्वपूर्ण बात क्या है, हमने आज किए हैं लिटरेरी टर्म्स जो कि नोवेल से संबंधित है, नोवेल राइटिंग से संबंधित है। क्योंकि हमारे सिलेबस में नोवेल लगा हुआ है ना बच्चों, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के नोवेल कैसे होते हैं। हमारा अपना कांथापुरा आपको पता है एक रीजनल नोवेल में आ गया है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के नोवेल इन इन पे जो लिटरेरी टर्म्स बनाई गई हैं, उनका परिचय आज हमने लिया है, जिनमें मुख्य थी हिस्टोरिकल नोवेल, रियलिस्टिक नोवेल, पिकरेस्क नोवेल, एपिस्टोली नोवेल, द रोमांस, गोथिक नोवेल। गोथिक नोवेल में भूत प्रेतों की बातें होती हैं, और ये थोड़ा सा ना बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हमारे अपने जीवन में चीजें होती हैं। रोमांस इसके थोड़ा उलट होता है। रोमांस पूरी तरह ना हम जब सेंटिमेंटल हो जाते हैं, प्रेम भावनाएं या अति विचित्र कल्पनाशीलता जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, उसको हम रोमांस कहते हैं। और अगर वास्तविकता से लेना देना हो और रहस्यमय घटनाएं हो रही हो हमारे जीवन में, उसको हम गोथिक नोवेल कहते हैं। साइंस फिक्शन से संबंधित हमने देखा है। इसके बाद साइकोलॉजिकल नोवेल जेन ऑस्टिन, जॉर्ज एलियट लिखते हैं, ठीक है। डिटेक्टिव फिक्शन पे हमने देखा है क्राइम और मर्डर का डिटेक्शन इसमें होता है, उसकी इंक्वायरी होती है। रीजनल नोवेल में एक खास अक्षेत्र में हमारी कहानी सेट कर दी जाती है, और उस अक्षेत्र के लोगों की कल्चरल हैबिट्स को हमारे सम्मुख दिखाया जाता है, ज्योग्राफी को दिखाया जाता है। और बिल्डिंग्स रोमन में हमारे जो नायक नायिका होते हैं, उनका विकास दिखाया जाता है कि कैसे कैसे जीवन में वो सीखते चले जाते हैं, उनका मानसिक और शारीरिक विकास होता है। नोवेला एक 11वीं टर्म है, इसको हमने छोड़ दिया है, आप पढ़ लेना इसको जरूर, ठीक है। नोवेला ना एक नोवेल से छोटी कहानी होती है, आम कहानी से तो बड़ी कहानी होती है। नोवेला छोटा नावल कह लो आप, नोवेला का मतलब छोटा नावल, जिसमें लगभग नोवेल की आधी आधी स्ट्रेंथ होती है। मतलब जैसे 20,000 से 40,000 शब्दों का प्राय शब्दों की एक कहानी अगर हो तो उसको हम नोवेला कहते हैं। चलो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ इसको भी आपके लिए। सिंपली स्टेटेड, नोवेल इज ए शॉर्ट नोवेल और लॉन्ग स्टोरी। मतलब नोवेला जो होता है ना, एक छोटा नोवेल होता है या फिर एक लंबी कहानी आप इसको कह सकते हैं। दोनों में से जो जो भी आप नाम इसको देना चाहें आप दे सकते हैं। दस ए नोवेल इज ए शॉर्ट नैरेटिव प्रोज फिक्शन, इट इज जनरली थॉट दैट इट शुड कंटेन 20,000 to 40,000 वर्ड। मतलब इसमें 20,000 से 40,000 शब्द आते हैं बच्चों, ठीक है। और इसमें खास बात यह है ना, एक वर्ड आया, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, फिक्शन, पहली लाइन में आया था। दस ए नोवेल इज ए शॉर्ट नैरेटिव प्रोज फिक्शन। ये फिक्शन क्या होता है, ये नोवेल ही होता है। फिक्शन को नोवेल के वैकल्पिक शब्द के रूप में या विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, इस बात को याद रखना।
As a literary genre, the novella's origin lay in the early Renaissance literary work of the Italians and the French. मतलब नोवेला कब पैदा हुआ, ये लंबी कहानी कब पैदा हुई थी, ये अर्ली रेनेसां लिटरेरी वर्क है जो कि इटली और फ्रांस में पैदा हुआ। मतलब इटली और फ्रांस के जो लेखक थे ना, अर्ली रेनेसां, रेनेसां कब हुआ? रेनेसां मोटे तौर पे ना 1550 से आप कह सकते हो 1550 के आसपास रेनेसां टाइम है बच्चों। ठीक है, 1450 से 1550 आप इसको रेनेसां टाइम मान सकते हो। ठीक है, मोटे तौर पर 100 साल, 1450 से 1550 तक। तो इस जमाने में ना लंबी-लंबी कहानियाँ लोग लिखने लग गए थे। As the etymology suggests, novel originated were news of town and country life worth repeating of amusement and edification. Example of this kind of novel. देखिए एग्जाम्पल याद कर लो बस, और ये लंबी कहानी होती है, ये याद कर लो, ये कब पैदा हुआ और कहाँ पैदा हुआ। इटली और फ्रांस में पैदा हुआ, अर्ली रेनेसां पीरियड में पैदा हुआ, ये याद कर लो। 4 से 5 सेंटेंस आपने इस पे लिखने होते हैं और बाद में एक एग्जाम्पल दे दो। जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म है, जिसमें घोड़े, गधे, सूअर आपस में बातें करते हैं। ठीक है, और जोसेफ कॉनराड का हार्ट ऑफ डार्कनेस है, और चार्ल्स डिकन्स का एक क्रिसमस कैरोल है। थैंक यू वेरी मच। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। प्रतिमा, ममता, रेखा, कुछ पूछना है आप लोगों को? कर लोगे अब ये? ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं देखता हूँ क्या कोई और क्लास आपकी लगाई जा सकती है। अगर आप कुछ कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप बता दो, मैं अगली पीरियड उस पे फिर आपको आपकी क्लास लूँ मैं। बता देना। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।